बरसात गिरी और कानों में इतना ही कह गई, गर्मी किसी की भी हो हमेशा नहीं रहती। जब घड़ी में बजते हैं रात के 8 तो न्यूज इंडिया पर होती है सत्य की विजय की बात। सत्य जो हमेशा असत्य पर विजय हासिल करता है, सत्य जो कभी झुकता नहीं, रुकता नहीं, कभी कमजोर पड़ता नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वागत है आपका हमारे इस 100% रिसर्च के खास शो। ईडी ने बुलाया, कांग्रेसियों को गुस्सा आया। रेड कांग्रेस गुस्से से लाल। एक अखबार जिसने कभी अंग्रेजों के सिर पर दर्द पैदा किया था, सिर्फ आज वो अखबार तो बंद हो गया, लेकिन उससे जुड़े लोगों के गले की फांस बन गया है। जिस कंपनी का मकसद देश और पार्टी की आवाज बनना था, आज वही एक पार्टी और परिवार की आवाज को मौन कर रही है। द एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी AJL, यंग इंडिया और कांग्रेस के बीच में आखिर क्या डील हुई जो आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को ईडी के दफ्तर तक लेकर पहुंच गई। 2010 में कांग्रेस ने AJL के कर्ज को यंग इंडियन से लिया, यंग इंडियन पर डाला। सबसे बड़ी बात, पहले इस सारी विवाद को आपको समझाते हैं कि AJL और यंग इंडिया का क्या मामला है और उसमें राहुल गांधी और कांग्रेस कहां पर है। AJL, यंग इंडिया और कांग्रेस का खेल समझने के लिए समझिए कि 2010 में कांग्रेस ने AJL के कर्ज को यंग इंडियन पर डाला। सबसे बड़ा काम उन्होंने ये किया था कि वहां से जो AJL का कर्ज था वो इस पर डाल दिया। फिर साल 2010 में AJL कंपनी के कुल 1057 शेयर धारक थे। जो पुरानी कंपनी थी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड जिसे कहते हैं, उसके 1057 शेयर धारक हुआ करते थे उस वक्त में। AJL के कागजों में यंग इंडियन उसके कर्ज की हिस्सेदार हो गई। ये एक बड़ा बदलाव उस वक्त में किया गया कि AJL के कागजों में यंग इंडियन उसके कर्ज की हिस्सेदार हो गई। आपको लगता होगा कि इसमें क्या गड़बड़ बात है, लेकिन खेल इसके आगे शुरू होता है। 90 करोड़ के कर्ज के बदले AJL ने पूरी कंपनी यंग इंडियन को दे दी। उस वक्त कांग्रेस की तरफ से AJL पर 90 करोड़ का कर्ज था। उस कर्ज को चुकाने के लिए AJL ने पूरी कंपनी यंग इंडियन को दे दी। इसके 10-10 रुपए के 9 करोड़ शेयर यंग इंडिया को दे दिए गए। 90 करोड़ के मतलब में 9 करोड़ शेयर जो है दे दिए गए यंग इंडिया को। ये यहां पर एक बड़ा खेल हुआ। 9 करोड़ शेयर के साथ यंग इंडिया को AJL के 99% शेयर मिल गए, यानी यंग इंडियन के पास वो सारा का सारा AJL का अधिग्रहण हो गया और यंग इंडियन ने इस अधिग्रहण के लिए 50 लाख रुपए चुकाए। सिर्फ 50 लाख रुपए इस पूरे खेल में यंग इंडियन ने ऑफिशियली उसको चुकाए हैं AJL को, और AJL पूरी तरह यंग इंडियन की सहायक कंपनी बन गई। मतलब बड़ी कंपनी जो है AJL की बजाय यंग इंडिया हो गई। कांग्रेस ने यंग इंडिया पर आया 90 करोड़ का कर्ज माफ कर दिया। ये खेल समझ आ रहा है आपको? पहले कांग्रेस ने जो कर्ज दे रखा था 90 करोड़ रुपए AJL को, उस कर्ज को चुकाने के लिए यंग इंडिया को बेच दिया गया कंपनी। उसके जो शेयर थे 9 करोड़ शेयर जो है वो उनको दे दिए गए, और उसके बाद जब ये ट्रांसफर हो गया तब कांग्रेस ने उस कर्ज को माफ कर दिया। यंग इंडिया जिस पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी का मालिकाना हक है, ये इसका अलग खेल है जिसको लेकर सारा विवाद चल रहा है। अब बात करते हैं कि क्या सवाल है इस पूरे विवाद में, क्या सवाल चल रहे हैं और क्या सवालों का जवाब जानना जरूरी है। पहला सवाल है कि YAL यानी यंग इंडिया लिमिटेड के शुरू होने के 1 महीने बाद ही AJL उसकी सहायक कंपनी बन गई। ऐसा क्यों हुआ, इसकी क्या जरूरत नहीं, समझे? इसके वफादारों में न डील में 1000 से ज्यादा शेयर होल्डर की सलाह ली गई और न ही आज तक डील के पीछे हुए डील का खुलासा किया गया कि क्या इसका डील थी, उसको नहीं हुआ। फिर YAL के शुरू होने के 1 महीने बाद ही ये पूरा जो मामला था वो उसका हो गया, AJL उसकी सहायक कंपनी बन गई। यंग इंडियन AJL की पूरे भारत की संपत्तियों की मालिक बन गई। AJL की जो देश भर में बहुत हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है, उसकी मालिक जो है यंग इंडियन बन गई। AJL ने अपनी संपत्ति के कुछ हिस्से का इस्तेमाल करके कर्ज क्यों नहीं चुकाया? यदि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी तो वो जो 90 करोड़ रुपए थे उसका कर्ज क्यों नहीं चुकाया? इसका जवाब अभी आना बाकी है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है।
एजेएल ने डील से पहले अपने 1000 से ज्यादा शेयर धारकों की मंजूरी ली कि नहीं ली, ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके 1000 से ज्यादा 1097 हमने देखा था शेयर होल्डर्स थे। क्या जब ये फैसला किया गया एजेएल को यंग इंडिया में देने का, तो उन शेयर धारकों से इसकी मंजूरी ली गई थी या नहीं ली गई थी? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब मिलना है। फिर बात है, हजारों करोड़ की संपत्ति वाली कंपनी कैसे 90 करोड़ के कर्ज और 50 लाख के भुगतान में बिक गई? जब इतनी प्रॉपर्टी थी तो वो प्रॉपर्टी बेचकर कर्ज क्यों नहीं चुकाया गया? और यदि ऐसा नहीं किया गया तो वो 50 लाख रुपए के भुगतान में उस कंपनी को क्यों बेचा गया? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब जांच में आएगा, जब भी फैसला होगा तब आएगा कि क्या हो रहा है। कांग्रेस में उस वक्त के जो कोषाध्यक्ष हैं, एजेएल में डायरेक्टर और यंग इंडियन में शेयर होल्डर मोतीलाल वोरा की भूमिका पर बड़े सवाल है। हालांकि अब मोतीलाल वोरा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो इस समय इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी भूमिका को लेकर भी, क्योंकि वो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे, एजेएल के डायरेक्टर थे और यंग इंडिया में भी शेयर होल्डर रहे, उनकी भूमिका पर भी सवाल इस मामले में होता है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950 के मुताबिक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी को लोन नहीं दे सकती है। तो कांग्रेस ने 1950 का एक्ट है, तो कांग्रेस ने ये लोन वहां पर एजेएल को क्यों दिया और किस हिसाब से दिया, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर यंग इंडिया कंपनी में कौन कौन लोग हैं। यंग इंडिया कंपनी में कौन कौन लोग हैं ये देखिए। उसके जो सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं उसमें कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे मोतीलाल वोरा और उसके साथ साथ सेम पित्रोदा, सुमन दुबे और ऑस्कर फर्नांडिस भी उसमें शामिल हैं डायरेक्टर्स में। सुमन दुबे जो गांधी परिवार के बहुत करीबी लोग रहे, सेम पित्रोदा भी और ऑस्कर फर्नांडिस पार्टी के बड़े नेता भी। तो ये बड़ा मुद्दा है कि नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के जो सांसद हैं और नेता हैं राहुल गांधी से ईडी ने आज भी पूछताछ की। सोमवार को राहुल गांधी से तकरीबन 8.5 घंटे तक पूछताछ की गई थी। अभी भी ये पूछताछ इस समय चल रही है और आज एक बार फिर ईडी ने राहुल से घंटों पूछताछ की है। पहले 3.5 घंटे पूछताछ हुई, इस समय भी पूछताछ चल रही है। इससे कांग्रेसी नेता गुस्से से लाल हो गए। इसी पूछताछ पर कांग्रेस को एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोलने का मौका हो गया। आइए आपको सुनाते हैं इसी मुद्दे पर तमाम नेताओं के क्या रिएक्शंस रहे। पर जिस तरीका अपनाया गया नोटिस देने का भी, पूछताछ करने का भी, रात को 12 बजे तक पूछताछ कर रहे हो, ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया? कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है? किस रूप में हो गई है? कितनी अरबों खरबों की हो गई है? 1930 के दशक में गठित होती है, जिसका काम है अखबार का प्रकाशन। उस कंपनी का नाम एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड। उस वक्त जिसके शेयर होल्डर थे 5000 से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी और जिस पर अब कब्जा है गांधी खानदान का, उसकी शेयर होल्डिंग एक परिवार को इसलिए दी गई ताकि वह अखबार का प्रकाशन ना करें बल्कि रियल एस्टेट का बिजनेस करें। ये कितनी ही ताकत लगा लें, कितनी ही शक्ति लगा लें, मगर कांग्रेस को संघर्ष से रोक नहीं सकते हैं। एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस संघर्ष करेगी। कांग्रेस का हर सिपाही देश के कोने कोने में संघर्ष करेगा। जो जांच एजेंसियां होती है वो जांच एजेंसियां होती हैं, वो सरकार के इशारे पर काम करने वाली नहीं होती हैं। कांग्रेस का हाल बस चोर मचाए शोर वाला है। जिस प्रकार से नेशनल हेराल्ड मामले में खुलेआम घोटाला दिखाई दे रहा है, भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, और ईडी की नोटिस आने के बाद जवाब देने की जगह वह धरना और प्रदर्शन और राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो। ईडी ने बुलाया, कांग्रेसियों को गुस्सा आया। रेड कांग्रेस गुस्से से लाल। ईडी ने बुलाया, कांग्रेसियों को गुस्सा आया। रेड कांग्रेस गुस्से से लाल।
आज के खास मेहमानों से आपको रूबरू कराएं और कांग्रेस और नेशनल हेराल्ड के इस पूरे मामले पर चर्चा करें, उससे पहले आपको दिखाते हैं आज के पोल का सवाल। हमारे आज के पोल का सवाल है कि क्या ईडी मामले से कांग्रेस को फायदा मिलेगा? क्या ईडी मामले से कांग्रेस को फायदा मिलेगा? यह हमारे आज के पोल का सवाल है। आप हमें अपनी राय हमारे ट्विटर हैंडल पर दे सकते हैं @NewsIndia247 पर। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में बताएंगे। आप ट्वीट करके भी हमें राय दे सकते हैं, हम उस ट्वीट की भी चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। इस कार्यक्रम में खासतौर से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान जस्टिस SN ढींगरा साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ, जो पूर्व न्यायाधीश हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। डॉक्टर आदिश अग्रवाल चेयरमैन हैं ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और कांग्रेस को बहुत लंबे समय तक कवर करने वाली वरिष्ठ पत्रकार रेणु मित्तल जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। रेणु जी, आपको यदि मेरी आवाज सुनाई दे रही हो, रेणु मित्तल उन पत्रकारों में से हैं जो कांग्रेस के जितने चेहरे कांग्रेस मुख्यालय में या कांग्रेस हेडक्वार्टर में दिल्ली में दिखाई देते होंगे, उसमें से भी सबसे ज्यादा कोई चेहरा जाना पहचाना होगा तो उसका नाम है रेणु मित्तल। रेणु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। कुछ समझाइए, ये कहानी क्या है, कांग्रेस में क्या हलचल चल रही है? देखिए, कांग्रेस एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है। मैं कहूं कि वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है पार्टी के सामने, तो शायद ये गलत नहीं होगा। चुनाव पे चुनाव कांग्रेस हारे जा रही है और उसके बाद जो लीडरशिप है, राहुल गांधी तैयार नहीं है कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने के लिए, सोनिया गांधी तैयार नहीं है उनको छोड़ने के लिए, और बीच में प्रियंका गांधी हैं जो बहुत उत्सुक हैं पार्टी को हेड करने के लिए। तो ये 3 पावर सेंटर्स जो हैं, इनमें 3 अलग अलग राय रहती हैं बहुत सारे विषयों पर, और ये पूरी पार्टी जो है ये 3 लोगों में डिवाइडेड है। अभी जो हमने राज्यसभा के जो चुनाव देखे, उसमें हमने देखा तीनों फैमिली मेंबर्स ने अपने अपने जो लॉयलिस्ट थे उनको टिकट दे दी। मैसेज ये था कि पार्टी में हमारे साथ रहोगे तभी ऐश करोगे, हम तुमको मिलेगा, जो मिलेगा हमसे ही मिलेगा, और जो हमारी खिलाफत करेगा वो कहीं का नहीं रहेगा। तो ये जो अभी ईडी का ये जो इशू आया है, ये एक तरीका है राहुल गांधी का लीडरशिप फिर से एस्टैब्लिश करने का, दिखाने का कि पार्टी सड़कों पे भी आ सकती है, लड़ भी सकती है। और एक बियॉन्ड अ पॉइंट आपने देखा कि अगर ये केस जो है, जो लॉयर्स ज़्यादा बता पाएंगे कि इसमें कितना दम है, जो हमने सुना है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी सामने नहीं आई हैं, जो आएंगी। क्या वाकई लोन दिया गया था 90 लाख का, या सिर्फ ये पेपर की कार्रवाई थी? अगर ये सब चीज़ें हैं, और जिस तरह से ये जो ज़मीन पूरी की पूरी गांधी फैमिली के पास आई है, क्या ज़रूरत थी गांधी फैमिली को? आप चला रहे थे, आप कस्टोडियन थे, आप जवाहरलाल नेहरू भी हट गए थे इस ट्रस्ट से, तो आप किसी और अपने पार्टी के वफादार लोगों को बनाते, डायरेक्टर बनाते, आपने क्यों अपने हाथ में ये सब लिया? इससे बहुत सारे सवाल उठते हैं जो मेरे ख्याल में राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा। सोनिया गांधी अभी हॉस्पिटल में है, वो निकलेंगी तो उनको भी बुलाया जाएगा। मेरे ख्याल में सैम पिट्रोडा और सुमन दुबे को भी बुलाया जाएगा। ऑस्कर फर्नांडिस अब है नहीं, और ना ही वोरा जी हैं अब। तो ये जो बाकी लोग हैं, ये बहुत क्लोज निट हैं पार्टी में, और ये जो है पार्टी में एक तरीका है अपने आप को फिर से प्रोमिनेंस में लाने का, कि कांग्रेस फिर भी, क्योंकि बहुत पीछे चली गई, फायदे के तौर पर देख रहे हैं कांग्रेस के बाकी जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं। मैं इस पर चर्चा करेंगे कि कांग्रेस का इसका कितना फायदा होगा। मेरे को लगता है कि इसमें जस्टिस ढींगरा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस को फायदा होने वाला है। जी, जस्टिस SN ढींगरा साहब हमारे साथ जुड़े हैं। ढींगरा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जस्टिस डॉक्टर आदिश अग्रवाल भी हमारे साथ हैं। ढींगरा साहब, आपको बहुत लंबे समय से सुनते रहे हैं, आपका चर्चा सुनते रहे हैं, जब आपने अफजल के मामले में उनको कन्विक्ट किया और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया, और उससे बड़ा एक और मामला रहा जो पॉलिटिकल रहा, वो था रॉबर्ट वाड्रा के ज़मीन का मामला। उसमें भी आपने रिपोर्ट सबमिट की ढींगरा कमीशन के तौर पर। लेकिन ये सब जो मामला हुआ, आपने 182 पेज की रिपोर्ट सौंप दी, लेकिन मामला तो आगे बढ़ा नहीं। तो क्या, चाहे वो ढींगरा कमीशन की रिपोर्ट हो, वाड्रा के ज़मीन मामले में, या फिर नेशनल हेराल्ड का केस हो, ये सिर्फ पॉलिटिकल हंगामा है क्या?
देखिए, मेरे ख्याल से कि मैं पॉलिटिकल हंगामे के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा जी, लेकिन एक उदाहरण की ज़रूर आपको देना चाहूँगा। जी, वाड्रा कमीशन में जब मैंने छानबीन की थी जी, तो वहाँ भी यही था कि ज़मीन किसी की थी, वाड्रा जी ने उसको खरीदने के लिए 5 करोड़ का चेक दिया। जी, ना तो बैंक में पैसे थे ना कंपनी में पैसे थे, जी, और उस चेक के बेस पे रजिस्ट्री हो गई। ना तो वो चेक कभी बैंक में प्रेजेंट हुआ, दूसरी पार्टी ने किया, ना वो एनकैश हुआ। रजिस्ट्री में ये लिख दिया गया कि हमने कंसिडरेशन दे दी गई है। जी, इसके बाद उस ज़मीन का लाइसेंस वाड्रा जी के नाम मिल गया, क्योंकि कांग्रेस की ही सरकार थी, और लाइसेंस के बाद उस ज़मीन को डीएलएफ के साथ बेचने का सौदा कर लिया, और एग्रीमेंट टू सेल के समय एडवांस ले लिया 5 करोड़। वो 5 करोड़ बाद में उस पार्टी को दिया गया जिससे ज़मीन खरीदी गई थी। जी, और वो ज़मीन 50 करोड़ के अंदर 50 या 52 करोड़ में वो बेच दी गई डीएलएफ को। जी, तो आप देखिए, बिना एक भी पैसा खर्च किए उस ज़मीन के अंदर से 48 करोड़ रुपया कमा लिया गया। जी। सर, आपने कहा कि कांग्रेस की सरकार थी इस वक्त। जी, अब आप इसको क्या कहेंगे? जी, नहीं, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि दूसरी बात समझना चाहता हूँ कि इसमें कांग्रेस की सरकार थी, इसी तरह जो इसमें के इस केस में हो रहा है जी, उसके अंदर भी आप देखिए 90 करोड़ का लोन जी, 50 लाख में बेच दिया गया। जी, उसके बाद उसकी कंपनी की प्रॉपर्टीज 2000 करोड़ से भी शायद ज़्यादा ही हैं। लगभग देश की हर प्रदेश की राजधानी में इस कंपनी के पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है। जी, अलॉट करवा ली, क्योंकि उस समय अपनी सरकारें थी, और करवा के एक कंपनी बना ली यंग इंडिया लिमिटेड, और अपना लोन जो है 90 करोड़ का उसको 50 लाख में बेच दिया। जी, उसके बाद शेयर इशू करके और वो 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी इस यंग इंडिया लिमिटेड के पास पहुंच गई। जी, कितने में? 50 लाख में। जी, अगर आप इसको बहुत अच्छा उदाहरण मानते हैं ईमानदारी का, तो ये आप इसको बिल्कुल ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट केस मानते हैं? डॉक्टर अधीश अग्रवाल जो वकील होते हैं ना, वो संकट मोचक होते हैं, और ये पेपर पे है, ऑन पेपर है, बिना पेपर है, ये सब काम में आपका जो ज्ञान है ना बहुत काम आता है सबके। तो थोड़ा सा मुझे इसका ज्ञान से खुलासा कीजिए कि क्या है, क्या मसला, क्या इतना ब्लैक एंड व्हाइट है जैसे जस्टिस ढींगरा कह रहे हैं, या जो आजकल खबरों में चल रहा है? कुछ समझाइए मुझे कि कागज पे क्या होता है, बिना कागज क्या होता है, और कैसे सब हो रहा है। जो खबर आ रही है, जो जस्टिस ढींगरा साहब ने कहा, वो बिल्कुल सही कहा। गड़बड़ हुई है जी। गड़बड़ क्या कि इतने कम पैसे में दूसरी कंपनी को दे दिया, परंतु एक इसमें जो किसी ने ध्यान नहीं दिया है जी। दूसरा पॉइंट ये है कि जो यंग इंडिया कंपनी है, ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है जी। नॉन प्रॉफिट कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो कोई उस के मालिक नहीं बन जाते जी। ये बेवकूफ़ी करी है जिसने भी, जो ये लीगल एडवाइज़र क्या है, हिंदुस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ जो लीडर्स हैं उनके साथ हम कुछ वकील लोग होते हैं जी। वो अपने फ़ायदे में या अपनी, क्योंकि वो लीडर हैं और वकालत इतने ज़्यादा, वो लीडर वो आसमान से ही पैदा हुए हैं जी। वो ग्रास रूट लेवल से पैदा नहीं हुए जी। तो उन्होंने गलती ये कर दी, ये तो दिखा दिया कि जी आप इसमें ट्रांसफ़र कर लो, परंतु असलियत में ना इसमें सोनिया गांधी मालिक बनती है, ना राहुल गांधी मालिक बनते हैं, या और जो डायरेक्टर जो इसमें वो थे शेयर होल्डर वो कोई मालिक बनते हैं। वो एक पैसा भी अगर इस प्रॉपर्टी को अपने पर्सनल यूज के लिए कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो मालिक नहीं बनते हैं। परंतु तो क्या फिर इसको हम घोटाला कह सकते हैं? ना होने के कारण से ये बेवकूफ़ी कराई है। क्या हम इसको फिर घोटाला कह सकते हैं? जब घोटाला तो है, क्योंकि अंडर
जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है कोई दूसरे को लोन, जो कमर्शियल वो हैं उनको लोन नहीं दे सकती जी। जो ये लोन देना वो गलत है। हाँ, वो एजेएल ने जो को मिला जाए लोन। हाँ, तो पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस ने जो ये 90 करोड़ रुपए जो दे दिए वो बिल्कुल गलत तरीके से, उनको कानून अधिकार नहीं है जी। तो इसमें जो फंसेंगे, और मेरा ये मानना है कुछ जल्दी से नहीं फंसते ये, क्योंकि जो ये सारा पॉलिटिकली डेवलप हो जाता है जी। जो आजकल अब आज लीगल केस तो बचा ही नहीं, सारा पॉलिटिकल हो रहा है, सड़क पर आ गया। लीगल केस कोई सक्सेसफुल अभी शुरू में नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि सोनिया जी भी टाइम मांगती रहेंगी, राहुल गांधी जी भी टाइम मांगते रहेंगे, ये भी अपनी इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसीज हैं वो भी टाइम लगाएंगे, क्योंकि इसमें हर एक का फ़ायदा ये है कि इस तरीके की केसेस जहाँ कानूनन कन्विक्शन होनी है, क्योंकि जो वायलेशन आपने पॉलिटिकल, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन मिलता वो इस चीज़ के लिए नहीं मिलता कि वो आप आगे किसी को धंधा करने के लिए आप दे दो किसी को। तो जब आपने वायलेशन किया उसमें कन्विक्शन है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पार्टी का भी जो रिकॉग्निशन है दैट कैन बी कैंसल्ड बाय इलेक्शन कमीशन। सर एक चीज मुझे समझाइए कि आज ईडी से पूछताछ हो, ईडी पूछताछ कर रहे हैं राहुल गांधी से, कल भी किया आज भी किया। मुझे 5 सवाल समझा दीजिए कि ऐसे तो सब चल रहा है कि 50 सवाल पूछे, मुझे 5 सवाल बताइए कि क्या 5 सवाल महत्वपूर्ण होंगे जो ईडी ने पूछे होंगे। उन्होंने ये पूछा कि अब कांग्रेस पार्टी को किस अख्तियारात से कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपया दिया, लोन दिया जी। कहाँ वो, और ये जब अगर देने का अख्तियार भी हो तो अभी आपको रेजोल्यूशन पास करना होता है जी। आपको अब ये देखना है कि कांग्रेस पार्टी में डिसीजन मेकिंग वर्किंग कमेटी है या कौन सा और वो है, उसके अंदर वो एजेंडे में आया या नहीं आया, एजेंडे में आने के बाद वो मिनट्स में वो लिखा गया या नहीं लिखा गया, और इस तरीके की जो चीज होती है ये आपको इलेक्शन कमीशन में भी रिपोर्ट करना होता है इस तरीके के डिसीजन को। इनकम टैक्स में भी आपको जो है ये दिखाया या नहीं दिखाया आपने। तो ये उन्होंने दूसरा, भाई किस कारण से इस कंपनी को जो ऐसे जो इसकी जो मालिक थी एजेएल जो है इसको यंग इंडिया को क्यों, यंग इंडिया को किस कारण से बेचा, किस कारण से ये ट्रांसफर करा गया, उसका क्या पर्पज था। ये कहेंगे कि जो पर्पज तो कुछ भी नहीं था, हम तो मालिक बन ही नहीं सकते थे। तो एक जो नई कंपनी है उसमें मर्जर होना, कोई पुरानी नई कंपनी बड़ी कंपनी के साथ तो एसोसिएट होती है, पर ये नहीं कि जो अभी पैदा हुई है उसमें जो है बड़ी कंपनी जो है वो तो उसमें मर्ज हो जाए, उसका एक सब्सिडरी बन जाए। तो इस तरीके के जो है, और इनका कोई जवाब नहीं है। नहीं, उनका एक जवाब जिस पर हम अभी चर्चा करेंगे। एक सुन लेते हैं कुछ और। राहुल गांधी को जब ईडी ने बुलाया तो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर आई। देश भर से नेता दिल्ली दरबार में माथा टेकने लगे। जो नेता जनता के मुद्दों पर खामोश रहते थे, दिखाई नहीं देते थे, वो राहुल गांधी के मुद्दे पर सड़कों पर लेट गए। उन्हें बस में बैठाना तक मुश्किल हो गया। लेकिन एक वो दौर भी था जब साल 2010 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी को एसआईटी के सामने पेश होना पड़ा। वो पेश हुए और बीजेपी ने उस वक्त इसे मुद्दा नहीं बनाया। गांधी परिवार के लिए सड़कों पर कांग्रेस जो है खड़ी हो गई। पूरी की पूरी कांग्रेस वहां पर आ गई है। आप देख रहे होंगे कि जब अभी राहुल गांधी का जो मुद्दा चल रहा है उसमें सारे कांग्रेस के लीडर रहे, लेकिन जब 27 मार्च 2010 को एसआईटी के सामने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें पेश किया गया तो भारतीय जनता पार्टी ने कानूनी तौर पर उसको चलने दिया। मुख्यमंत्री वहां पर पेश हुए और करीब 10 घंटे, मुझे ऐसा याद आता है कि 10 घंटे उनकी वहां पर पेशी हुई थी। उन्होंने सभी सवालों के जवाब वहां दिए थे और शांति से उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि मैं कानून का सम्मान करता हूं और उन्होंने जो सवाल पूछे हैं उनको दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने पूरे देश भर में मार्च किया। देश भर में सड़कों पर कांग्रेसी नेताओं ने सत्याग्रह किया लगातार। आम आदमी के मुद्दों पर नहीं दिखाई देती है कांग्रेस, लेकिन इस पर सारा का सारा चर्चा होती रही कि आम आदमी के मुद्दों पर कहाँ रहती है कांग्रेस। लोग पूछते रहते हैं, लेकिन नेताओं की फुर्ती देखिए कि राहुल गांधी कांग्रेस के न तो अध्यक्ष हैं न कोई औपचारिक तौर पर नेता है, लेकिन कांग्रेस सेवा में हाजिर रही। जी,
कांग्रेस की फुर्ती की बात तो है ही। राहुल गांधी न तो अध्यक्ष हैं और न किसी बहुत बड़े पद पर हैं, इसको हमने देखा ही है। नरेंद्र मोदी ने 9 घंटे की उस समय की लंबी पूछताछ थी, जिस पर हर सवाल का जवाब दिया। आज हम देख रहे थे कि कई प्रदेशों के जो सीएम हैं और बड़े नेता हैं वो अपना कामकाज छोड़कर दिल्ली में विरोध के लिए उतर आए। कांग्रेस कैसे एक नेता के पेश होने मात्र से सड़क पर हंगामा मचा रही, जनता के मुद्दों पर नहीं बल्कि गांधी परिवार के लिए सड़क पर वो उतर गई थी कांग्रेस। ए रोड वेल ट्रेवल किताब जो लिखी थी, एसआईटी के चीफ रहे थे मिस्टर राघवन, उन्होंने लिखी थी। एसआईटी चीफ आर.के. राघवन ने अपनी किताब लिखी थी और उसमें ये मोदी की पेशी का जिक्र किया था। उसमें खुलासा किया था कि मार्च 2010 में मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी एसआईटी के सामने पेश हुए। मोदी पूछताछ के लिए एसआईटी कार्यालय आने के लिए आसानी से तैयार हो गए थे। नरेंद्र मोदी ने 9 घंटे लंबी पूछताछ के दौरान हर सवाल का जवाब दिया। देश के पहले मुख्यमंत्री थे जो किसी एसआईटी के साथ सामने पेश हुए। नरेंद्र मोदी से 100 सवाल के करीबन उस वक्त पूछे गए थे, ये राघवन ने लिखा है, और उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी से पूछताछ को न तो मुद्दा बनाया और न हंगामा किया। वक्त है छोटे से ब्रेक पर जाने का। हमारे विद्वत पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन पहले ब्रेक पर जाने से पहले आज के पोल का सवाल एक बार फिर से देख लेते हैं। आज के पोल का सवाल है कि क्या ईडी मामले से कांग्रेस को फायदा मिलेगा? आप हमें अपना जवाब हमारे ट्विटर हैंडल @NewsIndia24/7 पर दे सकते हैं। आप ट्वीट भी कर सकते हैं। आपकी राय को भी हम शामिल करेंगे और जो पोल है उसका नतीजा शो के आखिर में बताएंगे। छोटे से ब्रेक का वक्त है, गंभीर मसला है, विद्वत पैनल है, कहीं मत जाइएगा। ईडी ने बुलाया, कांग्रेसियों को गुस्सा आया। रेड कांग्रेस गुस्से से लाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं हेराल्ड फाइल्स को लेकर राहुल गांधी के ईडी के सामने पेशी पर। राहुल गांधी के ईडी से पूछताछ पर कांग्रेस ने जमकर बवाल किया। इसी पर कांग्रेस और बीजेपी पार्टी के प्रवक्ताओं का क्या कहना है, ये एक बार सुन लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। और कायर मोदी सरकार जान ले, झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। आज फिर आगाज होगा एक गांधीवादी सत्याग्रह का। आज फिर आगाज होगा एक नई क्रांति का। जो नाटक, नौटंकी, जो थिएट्रिक्स और ड्रामा कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर कल से कर रही है दिल्ली में, ये पूरा हिंदुस्तान देख रही है। आश्चर्य का विषय है कि भ्रष्टाचार भी करेंगे और जब भ्रष्टाचार के विषय में पूछताछ होगी, जब भ्रष्टाचार के विषय में कानूनी कार्यवाही होगी, तो उस पर ड्रामा भी करेंगे और उसमें सड़क भी रोकेंगे। हेराल्ड मामले में ईडी ने राहुल गांधी से पूछताछ किया कि इससे देश के तमाम हिस्सों के कांग्रेसी नेता एकजुट होते दिखाई दिए। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर देश के आम जन की क्या राय है, ये आपको बताते हैं। स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं और उनको अपना काम करने देना चाहिए। अगर वो पूछताछ करने के लिए बुलाती हैं तो उस पर प्रदर्शन ठीक नहीं है। आप जाइए, और भी लोग, इससे पहले भी लोगों से पूछताछ हुई है, सब लोग गए हैं। आपके पास अगर मैन पावर है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे देश में, पूरे हर स्थान पर जो है वो अपना प्रदर्शन को लेकर के आप अपना आपको एक मौका मिल रहा है कि आप मैन पावर दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है दिस इज़ नॉट राइट। जैसे कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ना चाहती है या उसका लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी पकड़ रही है, समाज में अब स्थान अपना बनाने जा रही है, तब तक उसको डिस्टर्ब करने के लिए ईडी का उसके ऊपर ऐसा कर दिया जाता है। जस्टिस ढींगरा, ये पूरा इशू हमने देखा है, पॉलिटिकल रिएक्शंस तो लगातार आ रहे हैं। आप मुझे इसका कानूनी एंगल समझाइए, लीगल एंगल क्या है, क्या हो सकता है आगे? देखिए, इस केस के अंदर जो दोनों अभियुक्त हैं जी, वो पहले भी अदालत का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं जी। जब ये केस दर्ज हुआ तो इस केस के एफआईआर को रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट गए। वहाँ पर हाई कोर्ट पहले मजिस्ट्रेट ने समनिंग का ऑर्डर किया, उसके खिलाफ हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने कहा कि ये केस इन्वेस्टिगेशन के लिए बिल्कुल ठीक है, इसमें हम इन्वेस्टिगेशन नहीं रोकेंगे।
जी। तो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट गए, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन तो नहीं रोकी, ये कहा कि आप वहाँ पेश होने से आपको छूट दी जाती है। बेल पर एक तरह से बेल तो बाद में हुई जी। तो उसके बाद इन्होंने बेल ली, क्योंकि पेश होने से छूट तभी मिलती है जब आप बेल लो जी। बेल ले ली और ये केस आगे चला। अब ये कहा जा रहा है कि हमें क्लीन चिट मिल गई जी। भाई, क्लीन चिट अगर मिल गई थी तो दोबारा कोई भी एजेंसी आपको इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी जी। वो क्लीन चिट कम से कम दिखा तो दीजिए जी। है कहाँ जी। अगर वो क्लीन चिट है तो आप अदालत का दरवाज़ा खटखटा के कहते कि ये देखिए मेरे खिलाफ केस बंद हो चुका है और मेरे पास ये क्लीन चिट है, ये आदेश है जी। इसलिए मुझे आप दोबारा इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते जी। ऐसी कोई क्लीन चिट है नहीं, इसीलिए अदालत में ये दोनों अभियुक्त नहीं गए जी। अगर ये अदालत में जाते तो अदालत इन्हें इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए ही कहती है। अब क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है और इन्वेस्टिगेशन को सुप्रीम कोर्ट तक ने रोकने से मना कर दिया, तो इनके पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि ये इस इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करते। ज्वाइन कर लिया। करने से पहले ये सब जो तमाशा हो रहा है ये राजनीतिक है, इसके ऊपर मैं कोई सर एक जो बात कही जा रही है, इसको दूसरे सवाल है कि जो कांग्रेस बार बार कह रही है कि ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा है मौजूदा सरकार का, क्या आप ऐसे देखते हैं इसको? देखिए, या लीगल एक्सरसाइज मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। सुखराम जी केंद्र में मिनिस्टर थे जी। उनके बेडरूम से बेड के नीचे 3 करोड़ रुपए कैश मिला जी। उसको भी उन्होंने पॉलिटिकल तमाशा बताया जी। तो अगर राजनीतिक के कोई भी अपराध करे और उसके ऊपर कार्रवाई हो तो ये पॉलिटिकल वेंडाटा है जी। और आम आदमी निरपराध अंदर बंद कर दिया जाए वो इनका पॉलिटिकल तमाशा होता है जब ये निरपराध लोगों को बंद करते जी। तो ये पॉलिटिकल तमाशा कहना वास्तव में अदालतों का और संस्थाओं का अपमान है। ठीक है रेणु जी, आप कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस इसको पॉलिटिकल वेंडेटा की तरह से देख रही है, कुछ लोग कांग्रेस के फायदे के लिए देख रहे हैं। आपने कहा कि राहुल गांधी की लीडरशिप को मजबूत करने का एक मौका है, क्या होगा कांग्रेस का? लीगल एक्सरसाइज छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल एक्सरसाइज का क्या नतीजा आप देख रही हैं? देखिए, ईडी को हमेशा हक रहता है किसी को भी बुलाने का, कोई भी केस इन्वेस्टिगेट करने का, और वही कर रही है। इनको चाहिए था क्वाइटली जाते, अपनी बात कहते और आ जाते, और बाहर आके जो कहना था वो कहते कि नहीं हम निर्दोष हैं, जो भी इनको कहना था। अब ये प्रॉब्लम ये हो गई है कि आप चुनाव तो जीत नहीं रहे हो, हर स्टेट में आप हार रहे हो, कि आपके पास सिर्फ 2 मुख्यमंत्री बचे हैं और वो दोनों आपके राइट और लेफ्ट में खड़े हैं इस समय, दिखाने के लिए कि आपके पास कितनी पावर है। तो इस सिचुएशन में जब तक आप वोट नहीं लाओगे, आपके सारे सीनियर लीडर्स, जो आपका टैलेंट था पार्टी का, बहुत सारे लोग छोड़ चुके हैं, और अब जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जो आपके साथ हैं वो लोग हैं जिनको आपने ऑफिस दिया, जिन्होंने आपने जिनको कोई पद दिया, आपने उनको AICC में हो, स्टेट्स में हो, मुख्यमंत्री हो, और कुछ जो बनना चाहते हैं। तो इस सिचुएशन में जो है पार्टी बहुत ज़्यादा श्रिंक हो चुकी है, उसके पास वो टैलेंट नहीं रहा, वो लोग नहीं रहे। बहुत सारे कपिल सिब्बल अभी गए 2019 से, राहुल गांधी उनसे मिले नहीं थे। एक एरोगेंस ऑफ पावर भी है दोनों भाई और बहन में, जो कांग्रेसी हो, जो उनसे मिलते हैं या जो नहीं मिल पाते वो जिसकी बात करते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको एक बहुत मिनिमल और टेम्पररी इसका फायदा हो सकता है कि आप आए। क्या आप इसको ऐसा देखते हैं? मैं इस सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आपसे जानना चाहता हूँ। प्ले मिल रहा है जी, रेणु जी, आपसे एक आपका जो अनुभव है कांग्रेस को समझने का, उससे हाँ। कि क्या जो आगे होने वाला है कि अगला अध्यक्ष कौन होगा, तो ये राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाने की पॉलिटिकल एक्सरसाइज है और उसमें सफल होंगे? एक छोटा सा सवाल।
देखिए राहुल गांधी ने मेरे ख्याल जो मेरा जानकारी है क्लियरली मना कर दिया है कि मैं अध्यक्ष नहीं बनना चाहता, पर उसके साथ साथ वो पूरी जो बैक सीट ड्राइविंग कर रहे हैं वो भी छोड़ना नहीं चाहते। आप जाके चेन्नई को अनाउंस करते हो एज चीफ मिनिस्टर, आप लोगों से मिलते हो, आप पॉलिटिकल डिसीजन लेते हो। सोनिया गांधी जो है पूरी तरह से इस बात पे अड़ी हुई हैं कि राहुल ही बनेगा, राहुल नहीं बनेगा तो वो खुद कंटिन्यू करेंगी, उनकी भले ही तबीयत ठीक हो या ना हो। तो इस सिचुएशन में जो है पार्टी में एक बहुत कन्फ्यूजन है, जिसकी बात जीत 23 ने की थी। उन्होंने कहा कि आप डिसाइड करिए, आपको बनना है, कोई आपको रोक नहीं रहा है, पर आप बनिए, आप जिम्मेवारी लीजिए। पिछले आपने देखा यूपीए के 10 साल में इनको कई बार ऑफर आया कि मंत्री बनिए, यहाँ तक कि 19 के चुनाव में ये भी कहा कि प्रधानमंत्री बनिए, पर राहुल गांधी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो एक महीने के लिए मेडिटेशन पे चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। अभी वो कम से कम 3-4 हफ्ते के बाद वापस आए हैं, जब वो कैम्ब्रिज वगैरह में गए थे। तो ऐसी सिचुएशन में एक नॉन सीरियस अप्रोच है जो पार्टी में बहुत लोगों को परेशान कर रही है। इस समय भले ही लोग खड़े हों इनके साथ, पर अगर लॉन्ग टर्म में आप अपने आप को नहीं ठीक करोगे, सुधारोगे, आप अपना वर्किंग स्टाइल चेंज नहीं करोगे, मेरे को लगता नहीं इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा होगा। और अगर मोदी सरकार इनको अरेस्ट करने पे आ गई तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये फिर आगे देखने वाली बात है कि इनके लीडरशिप में और कितना कमी आएगी। क्योंकि इस समय जो है कांग्रेस लीडरशिप बहुत वीक नज़र आ रही है, और पार्टी में कहीं कोई होप नहीं है कि जो इस साल में असेंबली इलेक्शंस हैं वो भी जीत सकते हैं। हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, गुजरात है, अगले साल बहुत सारे चुनाव हैं। दोनों का एक मिक्सचर है, इसको आप कैसे देख रहे हैं कांग्रेस के भविष्य के लिए? इससे मेरा ये मानना है कि ये जो सड़कों पे जो कुछ कांग्रेसी, आप जो कह रहे हो कि सारी कांग्रेस आ गई, ये फैक्चुअली रॉन्ग है। कांग्रेसी ये केवल 500-600 आदमी जो कल, तो रेणु जी ने कहा ना जिनको पावर मिली है वो सब लोग उनके साथ हैं। कितने वो सारे हैं। ये कोई डिस्प्यूट नहीं है कि सोनिया जी के साथ और राहुल जी के साथ और ये इनकी बहन के साथ सारे, और किसी के साथ कोई नहीं है। वो स्टेट लेवल पर जो मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर, उनके साथ इसलिए हैं कि वो क्योंकि मिनिस्टर हैं, उनको सेंटर ने जो कांग्रेस की लीडरशिप है उन्होंने उनको रिकमेंड करके उनको मिनिस्टर बनवाया। परंतु कांग्रेसी ये नहीं है कि 1000-2000 या कितने, आप हर शहर में भी जो हो रहे हैं कितने हो रहे हैं। ये तो छोटी से छोटी नई पार्टी के भी आदमी इतने हो जाते हैं, इससे कोई मजबूत नहीं हो रही है। इससे क्या पॉलिटिकल फायदा होगा, लीगल फायदा होगा, कुछ तो समझाइए। इससे नुकसान है, पॉलिटिकली नुकसान है। जिस आदमी को मालूम नहीं होता कि ये गड़बड़ करी है, उनको ये बता रहे हैं कि जी हमने ये गड़बड़ करी है, और जो जवाब दे रहे हैं कुछ कांग्रेस के लीडर, जैसे सुरजेवाला साहब बोल रहे थे, भाई क्या गलत किया हमने जो ये पैसे लोन दे दिया, हमने जर्नलिस्ट के लिए दे दिया, नहीं तो उनको जर्नलिस्ट को सैलरी नहीं मिलती। ये आप खुद मान रहे हो कि आपने गलत किया है, अब बहाना ये कर दो कि एक मोटा पॉइंट है जो आप समझा रहे थे कि जब ये नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है जी, और उसका पैसा किसी के पास नहीं जाना, राहुल गांधी जी के पास भी नहीं जाना, सोनिया गांधी जी के पास भी नहीं जाना, सुमन दुबे जो भी लोग हैं, जी जी, तो फिर क्या घोटाला, जब न लेने का न देने का नहीं, तो कुछ किया ही नहीं, फिर काहे की नाराजगी? घोटाला बेवकूफी का है। नहीं, इसमें एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ जी। देखिए, नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी में शेयर होल्डर या डायरेक्टर को डिविडेंड नहीं मिलता जी, लेकिन बाकी सारी सुविधाएं मिलती हैं। नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी अपने डायरेक्टर्स को घर किराए पर लेकर दे सकती है, गाड़ियां दे सकती है। घर के कोई 1000 करोड़ का घोटाला थोड़ी होगा। ये घोटाला नहीं है, लेकिन सारी प्रॉपर्टी आपके पास हमेशा गिरवी रहेगी। नहीं, आप देखिए ना, 78% शेयर जो हैं वो इन दो लोगों के 76%। वो वाले पहले भी थे, एक के पास। नहीं, वो पहले भी थे। मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये पहली जो कंपनी थी एसोसिएटेड जर्नल उसमें भी यही मालिक थे। परंतु ये बेवकूफ़ी कराई जो इनके लीगल एडवाइजर या ये जो फंड मैनेजमेंट करने वाले। आपसे मुलाकात नहीं की डॉक्टर अग्रवाल इन लोगों ने? हाँ जी, आपसे मुलाकात नहीं की थी क्या कि कुछ समझाइश देते? नहीं, ये कपिल सिब्बल जैसे जो मंत्री इसी कारण से बनते हैं कि जिनको कि भाई ऐसी एडवाइस कराएंगे, गलत कराएंगे, ताकि फिर ये हमारे क्लचेज में रहें कि हम कोर्ट में मुकदमे लड़ेंगे हैं। अब उस कारण से ये वकीलों की हमारे जैसों की मौज होती है। मैंने तो नहीं करा
जी ठीक है। जस्टिस ढींगरा, एक चीज समझाइए कि आज की तारीख में लीगल फ्रंट पर कांग्रेस जो है वो स्ट्रांग टर्फ पर है या वीक टर्फ पर है? कहाँ जाएगी ये लड़ाई आगे? लीगल फ्रंट पर हम बात करें, पॉलिटिकल छोड़ दीजिए। लीगल फ्रंट पर तो पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही पता चलेगा कि उसमें से क्या निकल के आया जी। अगर मैं बिना इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट देखे आपको ये नहीं बता सकता कि इसमें कितना स्ट्रांग रहेगी, कितना वीक रहेगी। इसलिए इनके लिए ही फ़ायदा है कि इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करके जो अगर ये सच्चे होंगे, सच्चाई होगी तो केस ख़त्म हो जाएगा, होगा ही नहीं। लेकिन अगर ये इसमें घोटाला है तो कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे। इसलिए बिना इन्वेस्टिगेशन देखे ये कहना कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है कहना गलत है। लेकिन सर विद ड्यू रेस्पेक्ट मैं एक बात समझना चाहता हूँ कि ये मान लीजिए केस चलता रहे, कोई आज तो कल खत्म होने वाला नहीं है, ईडी के बाद चलता रहे और अगले चुनावों में सरकार बदल जाए, तो फिर वो जुडिशरी की जो मोटी मोटी फाइल होती है आपके पास उसके नीचे रख देते हैं, फिर तो आप हियरिंग भी नहीं करते, फिर डेट्स भी नहीं देते, फिर चलाते रहते हैं। ये बात सही है। देखिए इसके ऊपर तो मैं यही कहूँगा कि निर्भीक और स्वतंत्र जज भी होते हैं जी। सभी जज ऐसे नहीं होते जो मोटी फाइलों को दबा देते हैं या वो नहीं, वो पॉलिटिकल पार्टीज का भी प्रेशर रहता होगा ना। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि निर्भीक और स्वतंत्र जज भी होते हैं जो इस प्रेशर में नहीं आते। और इसमें आपको याद दिला दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जिन्होंने इंदिरा गांधी को जो है डिस्क्वालीफाई किया था कि उनका इलेक्शन 1975 में 12 जून 1975 में, तो वो भी सिन्हा साहब थे क्या नाम? हाँ, जस्टिस सिन्हा थे। अभी कल ही याद कर रहे थे, 12 जून अभी गया है। हाँ, 12 जून 1975 का फैसला है। सिन्हा साहब जो है वो भी इसी जुडिशरी के ही सदस्य थे। इसलिए ये जरूरी नहीं कि सभी जज एक जैसे हो जी। हाँ, होते हैं जो नहीं है, जो फेवर भी करते हैं और फाइलें दबाते भी हैं जी, लेकिन सभी ऐसा नहीं करते। ठीक है, आखिरी बात डॉक्टर आदिश अग्रवाल साहब, संकट मोचक, क्योंकि आप वकालत के पक्ष में है, मैं उसको पॉजिटिव तरीके से ही कह रहा हूँ, तो संकट मोचक आप रहते हैं, तो ये संकट मोचक जो है क्या करेंगे? देखिए ये केस कोई फैसला, ये इस तरीके का केस है ना, ईडी इसको कंप्लीट करना चाहेगी जल्दी से जी, क्योंकि इसमें बीच में अभी ये ट्राई फिर दोबारा करेंगे कि जी वकील कि भाई इसको स्टे करा जाए, ये इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको नहीं मान रहे हैं, इस तरीके के सुप्रीम कोर्ट तक किसी भी चीज़ पे चले जाएं, क्योंकि पर्पस क्रिमिनल केस में ये होता है एक्यूज का भी कि लंबा चलता रहे और डिसाइड ना हो, क्योंकि कन्विक्शन अगर डिसाइड होगा जो इसमें फैक्ट्स हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड के हैं, रिकॉर्डेड चीज़ हैं, ये कोई किसी के जबानी बोलने से किसी की गवाही आएगी ओरल तो उसको बिलीव करें या ना करें, पेपर की फाइल है, तो इसके अंदर कन्विक्शन होनी तो पक्का है, परंतु ना कोई जज भी नहीं चाहते कि हम जल्दी से कन्विक्शन करें, वो भी ऐसे मामलों को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। ठीक, बेल ग्रांट कर दें। रेणु जी, आखिरी बात, आखिरी लाइन आपसे पूछना चाहता हूँ। सुरजेवाला साहब ने कहा झुकेगा नहीं, वो पुष्पा के डायलॉग की तरह से, फिल्म पुष्पा के हिट डायलॉग की तरह से कह रहे थे झुकेगा नहीं। कांग्रेस झुकेगी कि नहीं झुकेगी? देखिए, कांग्रेस अभी बहुत मुश्किल में है। सुरजेवाला जी नए राज्यसभा एमपी बने हैं, अब वो बहुत जोर शोर में बोल रहे हैं, जो भी है, पर डिपेंड करेगा। देखिए, इतना जो एविडेंस है अगर वो कन्वर्ट होता है कन्विक्शन में, और मोदी सरकार का इसमें क्या वो है, क्या वो सिर्फ गांधी इसको प्रेशर में रखना चाहते हैं और इसको जैसे कि कहा गया अभी ठंडे बस्ते में डाल देंगे, या इस केस को आगे बढ़ाना चाहते हैं? मच विल डिपेंड कि ये सरकार क्या चाहती है और इसको किस तरह से हैंडल करती है, और उसी पे ये जो है आगे का जो रणनीति है कांग्रेस पार्टी का वो बनेगा। मेरे को लगता है कि मोदी जी बहुत ज़्यादा क्राइसिस प्रेसिपिटेट शायद नहीं करना चाहेंगे, वो इनको प्रेशर में रख के अपना जो काम जो निकालना है पॉलिटिकली वो निकाल सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। क्या होगा ये तो आगे लड़ाई चलती रहेगी, लीगल भी और पॉलिटिकल भी। लड़ाई जो होती है चलती रहती है ज़िंदगी के साथ साथ। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे पोल पर एक सवाल पूछा था, पोल में, कि क्या ईडी मामले से कांग्रेस को फायदा मिलेगा। इस पर लोगों ने अपनी राय जाहिर की है, हम तक पहुंचाई है। 45% लोगों ने हाँ के पक्ष में पोल किया है,
जबकि 55% जनता ने ना के पक्ष में पोल किया, यानी कांग्रेस को इससे कोई फायदा नहीं होता दिख रहा है, ऐसा ज्यादातर लोग मान रहे हैं। 55% लोग मान रहे हैं, हालांकि 45% लोग ऐसा है जिनको लगता है कि कांग्रेस को इसका फायदा होगा। आपने राजनेताओं की बात सुनी, पैनलिस्ट की बात सुनी, जनता की बात सुनी, हमारे विद्वत पैनल की बात सुनी। अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय भी। कभी कभी अपने असूल ऐसे ही तोड़ने पड़ते हैं, गलती निकलने से पहले हाथ जोड़ने पड़ते हैं। इसलिए समझदारी और ईमानदारी दोनों का होना बहुत जरूरी है, वरना राई का पहाड़ बनते देर नहीं लगती। मैं तो कहता हूं कि समझदारी इसी में है कि आप राई को अपने पास रखिए ही मत, वरना वो हाजमा सही करने के बदले हाजमा खराब भी कर सकती है। और कब आप सत्ता की कुर्सी से ईडी की जांच की कुर्सी पर बैठ जाए और उनके सवाल जवाब आपकी समझदारी पर भारी पड़ जाएं, पता ही नहीं चलता। ये कह के कि हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं, क्योंकि वक्त सबका आता है।